चलिए विद्यार्थी मित्रों, प्रकरण 3 ख्याति का मूल्यांकन, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये चैप्टर बोर्ड की दृष्टि से देखें तो इसमें आपको 3 प्रश्न पूछा जाना है, सेक्शन ए, बी और डी। सेक्शन ए में आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 नंबर का, जिसमें आपको विकल्प पसंद करके उत्तर देना है। सेक्शन बी में आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसमें आपको 1 वाक्य उत्तर देना है और 1 नंबर का। और सेक्शन डी में एक प्रश्न पूछा जाएगा और आपको प्रश्न हल करना है, समझाना है, वो होगा 4 नंबर का। इस तरह से 3 सेक्शन में मिला के 1 नंबर और 4, ऐसे कुल 6 नंबर का ये जो है चैप्टर है, जिसमें आपको 6 नंबर प्राप्त करना है और बहुत ही आसान चैप्टर है। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको ये 6 मार्क्स पूरे प्राप्त हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसके हम स्टेप वाइज ले रहे हैं। सबसे पहले हम सेक्शन ए का भी चर्चा करेंगे, बी का भी करेंगे और डी का भी करेंगे उसके बाद। और इस वीडियो को हम 2 भाग में लेने वाले हैं। पहले भाग में सेक्शन ए और बी, और उसके बाद दूसरे में सेक्शन डी के लिए। तो देखते हैं सबसे पहले, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको सबसे पहले ख्याति, गुडविल है क्या। हमने 11वीं कक्षा में ख्याति के बारे में पारिभाषिक शब्द का अध्ययन किया था, तो अब यहाँ पर हमको उसके डिटेल के बारे में समझना है। तो ख्याति या गुडविल का अर्थ, बहुत ही सीधी इसकी व्याख्या देना हो तो धंधा की प्रतिष्ठा का मूल्य दर्शाने वाली अदृश्य संपत्ति अर्थात ख्याति। तो ख्याति ये अदृश्य संपत्ति है और धंधा की प्रतिष्ठा का मूल्य दर्शाती है। तो ये ख्याति की व्याख्या बहुत ही सरल और बहुत ही संक्षिप्त रूप से। उसके बाद हम समझते हैं थियरी में ख्याति के मूल्यांकन को प्रभावित करने वाले तत्व, फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब इसमें हम पॉइंट को मैंने हेडिंग लिया है खाली, और आपको हिंट लिख दिया है जिसमें आप इजीली समझा सकते हैं इसको। अगर आपको समझाने को आता है तो आप इसको 2 लाइन लिख भी सकते हैं इसके अंदर। धंधा का स्वरूप, धंधा का स्वरूप में क्या बताना है आपको कि अपेक्षित लाभ की अपेक्षा अधिक लाभ कमाने की शक्ति, यानी जिस धंधे में अपेक्षित लाभ की अपेक्षा अधिक लाभ कमाने की क्षमता हो, शक्ति हो, ऐसे धंधे में ख्याति होती है या ख्याति अधिक होती है। ये आपको समझाना है धंधा का स्वरूप में। दूसरा पॉइंट है धंधा का स्थल। तो धंधा का स्थल, आपको पता है कि धंधा का स्थल जो है ये हमारे सोसाइटी या समाज के आसपास रहता है। तो उसमें भी ऐसा स्थान है कि एक है मुख्य स्थान या मौके का स्थान। अगर धंधा मुख्य स्थान या मौके के स्थान पर है तो वहाँ ग्राहक ज़्यादा उसमें जुड़ेंगे, और ग्राहक ज़्यादा जुड़ेंगे तो वहाँ का जो लाभ है धंधे का वो अधिक बढ़ेगा, इसलिए उसकी ख्याति का मूल्य क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर धंधा मौके के स्थान पर नहीं है तो ग्राहक कम होने से उसका प्रॉफिट कम होगा और ख्याति का मूल्य घटेगा। ये हम समझा सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद आता है धंधा के वर्ष। अब धंधा के वर्ष में आपको पता है कि अगर कम वर्ष हुए हैं तो धंधा नया है, अधिक वर्ष हो गए हैं तो धंधा पुराना हो गया है। तो अगर धंधा पुराना हो गया है तो उसमें ग्राहक अधिक जुड़े होंगे, और अधिक ग्राहक होने से फिर वही नफ़ा में वृद्धि होगी और ख्याति में वृद्धि बताया जाएगा। और धंधा नया है, अभी ग्राहक कम जुड़े हैं, तो वहाँ पर अधिक प्रॉफिट न होने से धंधे में ख्याति का मूल्य कम होगा। उसके बाद आता है बाजार की स्थिति। अब बाजार की स्थिति आपको स्पर्धा के अर्थ में लेना है। तो स्पर्धा में हमको पता है कि एक ही जैसी चीज़ वस्तुओं के तमाम सारे व्यवसाय या धंधे बाजार में अस्तित्व में आते हैं। तो अगर अधिक बाजार में अंदर एक ही जैसी अधिक दुकानें या वस्तुएं के बेचने वाली जो है जगह जगह पर संस्थाएं हैं, तो वहाँ पर स्पर्धा बढ़ जाती है, और स्पर्धा अधिक होगी तो वहाँ पर क्या होगा कि ग्राहक जो है बढ़ जाते हैं, और ग्राहक बढ़ जाने से धंधे को लाभ कम होता है और ख्याति घटती है। लेकिन अगर बाजार के अंदर एकाधिकार है अथवा मर्यादित स्पर्धा है तो फिर ग्राहकों को धंधे के पास ही आना पड़ेगा, यानी ग्राहक बढ़ेंगे धंधे में और लाभ बढ़ेगा और ख्याति बढ़ेगी। उसके बाद है संचालकों की कार्यक्षमता।
धंधे के जो संचालक होते हैं अगर वे कार्यक्षम हैं तो धंधे का यानी उनका संचालन कार्यक्षम संचालन है तो धंधे के अंदर लाभ में वृद्धि होगी और धंधा की ख्याति बढ़ेगी, और अगर बिन कार्यक्षम संचालन होगा तो धंधे की ख्याति घटेगी। उसके बाद है छठा पॉइंट है अन्य विशेष लाभ। अन्य विशेष लाभ में कई बार धंधे को सुविधा दी जाती है या धंधे को अधिकार दिया जाता है, अगर उसको विशेष अधिकार मिले तो भी उसके ख्याति में वृद्धि होती है, जैसे लाइसेंस, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सब जो है अधिकार हैं। अगर इन अधिकार के साथ धंधा किया जाता है तो उस धंधे की ख्याति में वृद्धि होती है। तो इस तरह से आपने ये 6 पॉइंट देखे इसके अंदर कि धंधे का स्वरूप, स्थल, धंधे का वर्ष, बाजार की स्थिति, संचालकों की कार्यक्षमता और अन्य विशेष लाभ, ये जो है धंधे के ख्याति के मूल्यांकन को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, अर्थात इसकी वजह से ख्याति का मूल्य घट सकता है या बढ़ सकता है। फिर अगला पॉइंट देखते हैं। अगला आपके पॉइंट है ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता। ख्याति का मूल्यांकन क्यों होना चाहिए, तो उसका आवश्यकता बताया गया है। पहला, वर्तमान साझेदारों के लाभांश के वितरण में परिवर्तन होने पर, अगर वर्तमान साझेदार अपने लाभांश में परिवर्तन करते हैं तो उस समय ख्याति का मूल्यांकन करना जरूरी हो जाता है। दूसरा, साझेदारी पीढ़ी में नए साझेदार का प्रवेश अगर हो रहा है तो उस समय में ख्याति का मूल्यांकन करना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि पुराने साझेदार जो मेहनत किए हैं वो अपने हिस्से की ख्याति ले लेंगे। उसी तरह से साझेदार की निवृत्ति या मृत्यु, कोई साझेदार साझेदारी में से निवृत्त होता है या उसकी मृत्यु होती है तो जो साझेदार धंधे में से जा रहा है वो अपने हिस्से की ख्याति लेकर जाता है, इसलिए यहाँ पर ख्याति का मूल्यांकन होना आवश्यक हो जाता है। साझेदारी पीढ़ी का कंपनी में रूपांतर, क्योंकि व्यक्तिगत में से साझेदारी और साझेदारी में से कंपनी, तो जब साझेदारी का बड़ा अस्तित्व बढ़ता है और कंपनी में उसको ट्रांसफ़र होना होता है तो फिर उस समय कंपनी में रूपांतर के पहले साझेदारी पीढ़ी की ख्याति की गणना की आवश्यकता हो जाती है। और अंतिम पॉइंट है साझेदारी पीढ़ी का संयोजन। एक साझेदारी पीढ़ी को दूसरी साझेदारी पीढ़ी से जोड़ दिया जाए या दो साझेदारी पीढ़ी को आपस में मिला दिया जाए तो वो परिस्थिति क्या है, संयोजन। और ऐसी स्थिति में जो साझेदारी पीढ़ी का संयोजन होगा उनका ख्याति का मूल्यांकन आवश्यक बनता है, तो उसकी आवश्यकताएं हो गई। अब हम जैसा कि आपको प्रश्न पत्र के हिसाब से बताए तो इसमें विभाग ए में एक प्रश्न 1 नंबर का आता है, तो वो प्रश्न किस तरह से होगा, तो ये हम स्वाध्याय लक्ष्य प्रश्न ले लिए हैं। जैसे योग्य विकल्प पसंद करके प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ मैंने केवल उत्तर को ध्यान में लिया है, आपको 4 विकल्प रहते हैं और आपको सही उत्तर आपको उसमें पसंद करना होता है। ख्याति किस प्रकार की संपत्ति है, तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा इसका, अदृश्य संपत्ति, जैसा हमने भी अभ्यास किया। दूसरा, ख्याति का आधार किस पर निर्भर होता है, तो धंधा की इकाई के भविष्य में बना रहे उस लाभ पर, यानी कुल मिलाकर धंधा के लाभ पर ख्याति का आधार होता है। लाभ अधिक तो ख्याति अधिक, लाभ कम तो ख्याति कम। उसके बाद है ख्याति खाली जगह का वित्तीय मूल्य है, तो किसका वित्तीय मूल्य है ये, तो धंधा की इकाई की प्रतिष्ठा का, तो जो उसकी प्रतिष्ठा बाजार में है, मार्केट में है, तो उस प्रतिष्ठा का वित्तीय मूल्य है वो ख्याति है, हमने व्याख्या में देख लिया। चौथा नंबर है जहाँ व्यक्तिगत कौशल्य महत्व का हो वहाँ पर ख्याति कैसी होती है, तो वहाँ पर ख्याति क्या होती है, कम, क्योंकि जो व्यक्तिगत कौशल्य वाला व्यक्ति होगा, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, डॉक्टर है, तो इस तरह जो प्रोफेशनल काम कर रहा है, वकील है, तो ये जो व्यक्ति हैं इनकी जो कुशलता है ये जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ ख्याति वहाँ से ट्रांसफ़र होती जाएगी। तो इस तरह से जैसे एक दवाखाने के अंदर अच्छा डॉक्टर बैठता है तो जब तक वो डॉक्टर है तब तक उसकी ख्याति ज़्यादा होगी, लेकिन जब वो डॉक्टर वहाँ से निकल जाएगा तो उस हॉस्पिटल की या दवाखाने की ख्याति कम हो जाएगी, असर हो जाता है उस पर। तो व्यक्तिगत कौशल्य का महत्व जहाँ होगा वहाँ ख्याति हमेशा कम हो जाएगी, क्योंकि व्यक्ति पर डिपेंड करती है। 5वां प्रश्न है जब पीढ़ी में प्रतिवर्ष लाभ बढ़ता हो तब कौन सी पद्धति से लाभ की गणना करना अधिक हित में है। अब यहाँ पर जब हम लाभ की गणना करेंगे अलग अलग पद्धतियों से, तो उसमें पूछा गया है कि
बढ़ते क्रम में अगर लाभ हो रहा है तो कौन सी पद्धति आपको ध्यान में लेना है, तो भारित औसत। आगे हम सवाल गिनेंगे इसके, तो वो पद्धति है भारित औसत। और अगर लाभ घटता बढ़ता है तो सरल औसत या सादी औसत। उसके बाद अगला प्रश्न है, फिर देखिए अपेक्षित लाभ का सूत्र लिखिए, या अपेक्षित लाभ बराबर क्या होता है, तो उसका वो सूत्र होता है विनियोजित पूंजी गुणे अपेक्षित मुआवजा का दर। इन दोनों का गुणा कर दिया जाता है। आगे अपने सवाल में भी इसको करना है, तो सूत्र वगैरह वहाँ पर याद भी करना है आपको। फिर उसके बाद है अधिक लाभ का सूत्र क्या है, तो अधिक लाभ बराबर होता है औसत लाभ माइनस अपेक्षित लाभ। ठीक है, तो इस तरह से ये सेक्शन ए में 1 नंबर के प्रश्न इस तरह पूछे जा सकते हैं, जिसमें आपको 4 विकल्प में से ये जो विकल्प लिखे इनको पसंद करना है। अब से ये सेक्शन बी में आया, विभाग बी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। अब एक प्रश्न आपको यहाँ मिलेगा 1 नंबर का, तो ये प्रश्न उत्तर देखिए जरा, एक बार चर्चा कर देते हैं। ख्याति किसे कहते हैं, फिर से परिभाषा आ गई, तो एक व्याख्या हमने वहाँ लिखी है, यहाँ थोड़ा हमने चेंज कर दिया है। अपेक्षित लाभ की अपेक्षा अधिक लाभ कमाने की धंधा की प्रतिष्ठा का मूल्य अर्थात ख्याति। आपको जो योग्य लगे ख्याति की परिभाषा लिख सकते हैं। दूसरा नंबर है ख्याति का पुनः मूल्यांकन किसे कहते हैं, तो उत्तर देखिए पुनर्गठन के समय, यानी जब धंधे का पुनर्गठन होता है तो उस समय धंधे की संपत्ति और दायित्व का पुनः मूल्यांकन किया जाता है। तो उस पुनः मूल्यांकन के साथ ख्याति का पुनः मूल्यांकन करके या ख्याति का जो नया मूल्य निश्चित किया जाता है उसे क्या कहा जाते हैं, ख्याति का पुनः मूल्यांकन कहा जाता है। यानी अन्य संपत्ति और दायित्व की पुनः मूल्यांकन की तरह ख्याति का नया मूल्य ज्ञात करते हैं, और उस नए मूल्य को बोलते हैं ख्याति का पुनः मूल्यांकन। कब करते हैं, पुनर्गठन के समय। ये मुद्दे आपको ध्यान रखने हैं। ख्याति किस प्रकार की संपत्ति है, तो ख्याति अदृश्य संपत्ति है। थोड़ा अच्छा उत्तर देना हो तो ख्याति या धंधा की बाजार में प्रतिष्ठा मूल्य दर्शाने वाली अदृश्य संपत्ति है। क्वेश्चन नंबर 4 है ख्याति पक्की तलपट में किस शीर्षक के अंतर्गत दर्शाई जाती है, तो यहाँ पर उत्तर देखिए ख्याति पक्की तलपट के संपत्ति लेना पक्ष में बिन चालू संपत्तियाँ के शीर्षक के अंतर्गत दर्शाई जाती है। यानी पक्ष होगा संपत्ति लेना और हेडिंग होगी बिन चालू संपत्तियाँ, उस हेडिंग के नीचे इसको लिखा जाता है। 5वां प्रश्न है पूंजीकृत लाभ किसे कहते हैं। यहाँ आप इसकी व्याख्या भी कर सकते हो, सूत्र भी लिख सकते हो, तो भी आपको पूरे नंबर मिलते हैं। तो जैसे पूंजीकृत लाभ किसे कहते हैं, तो देखिए पूंजीकृत लाभ अर्थात अपेक्षित मुआवजा दर के आधार पर औसत लाभ की पूंजीकृत कीमत, अथवा सूत्र इसका इस तरह है पूंजीकृत लाभ बराबर औसत लाभ और बटे में अपेक्षित मुआवजा का दर प्रतिशत में होता है, इसलिए यहाँ गुणा 100 कर दिया गया है। तो आप इस तरह से इसका आंसर दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखिए, 6ठे प्रश्न में है अधिक लाभ किसे कहते हैं। यहाँ देखिए व्याख्या हो गया जब धंधे में अपेक्षित लाभ से अधिक लाभ होता हो तब अतिरिक्त लाभ जो हुआ उसे बोलते हैं अधिक लाभ। और सूत्र लिखना हो, उससे उत्तर देना हो तो ऐसा लिख सकते हो अधिक लाभ बराबर औसत लाभ माइनस अपेक्षित लाभ। उसके बाद है प्रश्न नंबर 7 औसत लाभ अर्थात क्या। तो औसत लाभ के लिए अब आगे हम पद्धति भी देखेंगे। धंधा के पिछले अमुक वर्षों जो बीत गए हैं, धंधा के पिछले अमुक वर्षों के लाभ के औसत को औसत लाभ कहा जाता है। औसत जो निकालेंगे लाभ का वो औसत लाभ है। सूत्र देखिए औसत लाभ बराबर होता है कुल लाभ बटे वर्षों की संख्या। जैसे 5 वर्ष का लाभ दिया गया है तो 5 वर्ष का कुल लाभ जोड़ दीजिए और उसमें बटे 5 वर्ष यानी 5 का भाग दे दीजिए, जो मिलेगा वो औसत लाभ आ जाएगा। फिर अगला प्रश्न है 8वां भारित औसत लाभ किसे कहते हैं। तो यहाँ पर ये सरल औसत ऊपर वाला है, ये भारित औसत है। अलग अलग वर्षों के लाभ को, यहाँ भी पिछले वर्ष के लाभ को ध्यान में लिया जाता है, पिछले 5 वर्ष 4 वर्ष 3 वर्ष जितना भी हो, तो अलग अलग वर्षों के लाभ को यहाँ पर एक शब्द है भार देकर ज्ञात किया जाने वाली लाभ की औसत को भारित औसत लाभ कहते हैं। यानी ऊपर में और इसमें ये अंतर के यहाँ भार दिया जाता है, इसमें भार नहीं दिया जाता है। सूत्र देखिए भारित औसत लाभ बराबर कुल भारित लाभ और बटे में कुल भार। तो ये भारित औसत लाभ की परिभाषा हुई या व्याख्या हुई।
तो इस तरह से ये एक वाक्य उत्तर सेक्शन बी के लिए आपको एक प्रश्न का 1 नंबर का हो जाता है। अब हम शुरू करते हैं सेक्शन डी। सेक्शन डी में आपको ये प्रश्न 4 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाता है। अब इसमें 4 पद्धतियाँ हैं अलग अलग, तो उन्हीं पद्धतियों में से कोई एक प्रश्न पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पर पहली पद्धति है औसत लाभ की पद्धति। बहुत सरल पद्धति है ये, इंग्लिश में है एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें 2 सूत्र उपयोग करना है आपको। पहला सूत्र है औसत लाभ बराबर दिए गए वर्षों का कुल लाभ और बटे में वर्षों की संख्या। इस पर से आपको औसत लाभ निकालना है। और दूसरा सूत्र आपको ख्याति का दिया हुआ है। ये जो औसत लाभ निकलेगा तो औसत लाभ गुणे ख्याति की खरीदी के वर्ष, तो आपको खरीदी के वर्ष सवाल में दिए रहेंगे, वो खरीदी के वर्ष की संख्या को गुणा कर देना है। इस तरह ये 2 सूत्र का उपयोग करके ये प्रश्न आपको इसमें हल करना है। उसके बाद देखिए अब आगे इसका उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण में हमने स्वाध्याय का सवाल ही ले लिया है। तो स्वाध्याय के प्रश्न में से पहला प्रश्न है, प्रश्न को हमने संक्षिप्त में लिखने का प्रयास किया है ताकि अपना सवाल व्यवस्थित हो पाए। तो यहाँ देखिए प्रश्न नंबर स्वाध्याय का चौथा है, निम्नलिखित माहिती पर से पीढ़ी की ख्याति की कीमत अंतिम 5 वर्ष के औसत लाभ, यानी हमको 5 वर्ष का लाभ दिया गया है, उसका औसत निकालना है और उसका 4 वर्ष की खरीदी के आधार पर निश्चित करो। तो खरीदी का वर्ष कितना है 4। तो यहाँ पर देखिए वर्ष दिया गया है 2011-12, 12-13, 13-14, 15-16, 14-15 और 15-16। तो इस तरह से आपको कुल 5 वर्ष दिया गया है, प्रत्येक वर्ष का लाभ दिया गया है। ये आपका सवाल हो गया। अब इसका हल कैसे करेंगे? तो इसका हल करने के लिए आप इस तरह से कोष्ठक बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले वर्ष लिख दिया, तो आपके सवाल में वर्ष देखिए 2012 से 2016 तक जाना है। तो 2011-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16 आ गए। उसके बाद 11-12 का लाभ देखिए यहाँ 1 लाख है, 1,10,000 है, 1,80,000 है। तो देखिए 1 लाख, 1,10,000, 1,80,000, फिर देखिए 2 लाख और 1,50,000, 2 लाख और 1,50,000 हो गया। अब क्या करेंगे हम इसमें? और एक चीज़ आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर लाभ देखिए पहले 1 लाख था, फिर 1,10,000 हो गया, बढ़ गया, फिर 1,80,000 बढ़ गया, फिर 2 लाख बढ़ गया, फिर 1,50,000 घट गया। तो लाभ में घटबढ़ भी हो रही है। तो ये हमको सरल औसत की पद्धति का इसमें उपयोग किया गया है। तो हम क्या करेंगे, इसमें इस लाभ का टोटल करेंगे। तो आप कैलकुलेटर के माध्यम से इन 5 लाभ को जोड़ देंगे तो आएगा 7,40,000। तो ये 7,40,000 हुआ। वर्ष देखिए तो वर्ष 1, 2, 3, 4, 5 कितने वर्ष हुए? 5। तो अब यहाँ आप सूत्र दर्शा दीजिए औसत लाभ का। औसत लाभ बराबर कुल लाभ बटे में वर्षों की संख्या। कुल लाभ हमने कितना निकाला? 7,40,000 और बटे में वर्ष कितना है? 5 बराबर कितना हो गया? 1,48,000। तो ये आपका औसत लाभ है। अब आपको ख्याति निकालना है। तो ख्याति का सूत्र हमने ऊपर जो लिखा था ये देखिए, ख्याति बराबर होता है औसत लाभ गुणे खरीदी के वर्ष। हमने प्रश्न में देखा था कि खरीदी के वर्ष कितने बताए हैं? 4। तो उसको हमको यहाँ पर ध्यान लेना है। तो यहाँ देखिए औसत लाभ बराबर 1,48,000 आया, उसको लिखा और गुणे खरीदी के वर्ष कितना हुआ? 4। और इस तरह से कितना आया? 5,92,000 ख्याति का मूल्य आया। एकदम बहुत ही सरल सवाल है और आप खाली एक बार इसका फॉर्मेट और इसका तरीका समझ जाएंगे तो आपको ये प्रश्न कभी गलत होगा ही नहीं इसमें। लेकिन गणना करते समय सावधानी रखना है कि कहीं जोड़ घटाव में या कहीं भाग देने में कहीं कोई गलती ना हो। आराम से कैलसी का उपयोग करके आपको गणना करना है। अब एक सवाल और देखते हैं इसी का। ये भी देखिए सरल औसत पद्धति से है। सवाल नंबर 5 तुम्हारे स्वाध्याय का है। अंतिम 4 वर्ष के औसत लाभ। यहाँ देखो 4 वर्ष का लाभ है और 5 वर्ष की खरीदी के आधार पर ख्याति की रकम निश्चित करो। तो यहाँ पर वर्ष दिया है 14, 15, 16, 17। यहाँ आपको 4 वर्ष दिए गए हैं। और यहाँ फिर आपको लाभ देखिए 14 का लाभ कितना है? 60,000। फिर 15 में 80,000। 16 में आपको 20,000 हानि है। आपको ध्यान रखना है, अगर रकम ब्रैकेट में दिया है कोष्ठक में तो उसको हम क्या मानेंगे? हानि। तो ये हानि हुई है। और 17 में 30,000 का लाभ हुआ है। तो यहाँ लाभ भी हुआ है और हानि भी हुई है। इस तरह का सवाल है ये। तो अब हम जैसे फॉर्मेट बनाए उस तरह से हल करेंगे। तो सबसे पहले वर्ष लिख दिए 14, 15, 16, 17। उसके बाद लाभ अथवा हानि भी हुई है रुपए में। तो पहले वर्ष में लाभ हुआ 60,000, जैसे यहाँ आप देखें
80,000 लाभ, 20,000 हानि हुई है तो हमने भी 20,000 ब्रैकेट में कर दिया है जो हानि दर्शाता है, और 30,000। और इस तरह से इसको हम जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे देखिए जरा, 60,000, 80,000 और 30,000, ये जो प्लस वाले पहले जोड़ लेंगे, फिर उसमें से 20,000 माइनस कर देंगे। ये ध्यान रखना खास कि आपको प्लस वाले सब जोड़ करके उसमें से हानि को माइनस कर देना है। तो इस तरह से 60,000 और 80,000 एक 40, और एक 40 और 30 एक 70, उसमें से 20 निकाला एक 50, तो 1,50,000 ये जो कुल लाभ आ गया। और अब वही जैसे अपने ऊपर किए, औसत लाभ का सूत्र लिखेंगे, कुल लाभ बटे वर्ष की संख्या, कुल लाभ आया 1,50,000 और बटे में वर्ष की संख्या है 4, और इस तरह से आया रकम 37,500। तो 37,500 रुपया जो ये औसत लाभ आया। अब निकाल देंगे ख्याति, सूत्र उसी तरह रहेगा, ख्याति बराबर औसत लाभ गुणे खरीदी के वर्ष, बराबर औसत लाभ हमने निकाला था 37,500 गुणे 5, खरीदी के वर्ष जो हमने ऊपर सवाल में देखा था, यहाँ पर देखिए खरीदी के वर्ष यहाँ 5, उसका गुणा कर दिया और रकम आ गई 1,87,500। आ गया समझ में। इस तरह से ये सरल औसत की एक पद्धति आपकी यहाँ कंप्लीट हुई और आपके स्वाध्याय के 2 सवाल भी कंप्लीट हुए। अब आप ऐसे 10-20 जो सवाल करो, आपका कभी सवाल गलत होगा नहीं, अगर आपको इसकी मेथड अच्छी तरह से मालूम पड़ गई है तो। अब चलते हैं अगली पद्धति, भारित औसत लाभ की पद्धति है। इसमें थोड़ी गणना है, उसको देख लेते हैं, लेकिन बहुत सामान्य है। तो भारित औसत पद्धति है और यह है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, इंग्लिश में बोलेंगे इसको। इसके लिए हमें प्रारूप बनाएंगे, कोष्ठक बनाएंगे, तो इसके अंतर्गत करेंगे तो हमारा सवाल और भी अच्छा। देखो सवाल इसके अंदर आपको बहुत ही व्यवस्थित ढंग से आपको कॉलम वगैरह बना के करेंगे तो आपकी गलतियां इसमें बहुत कम आएंगी, उसको आपको ध्यान रखना है। थोड़ा टाइम जाता है लेकिन आपका सवाल एकदम एक्यूरेट आएगा और देखने में भी आपका प्रश्न आकर्षक रहेगा, आपका जो हल रहेगा। देखो इसमें कॉलम हमने बनाए 1, 2, 3, 4 कॉलम बनाए हमने इसमें। पहले कॉलम में क्या लिखेंगे, वर्ष। दूसरे कॉलम में क्या लिखेंगे, लाभ, जैसे हमने अभी सादे में लिखा उस तरह से। अब यहाँ कॉलम बढ़ गया तीसरा, उसको हम क्या बोलेंगे, भार। भार यानी क्या होता है, क्रम। और क्रम कैसे देने का, आपको क्रम से देना है। जैसे देखो पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, 5 हो तो पाँचवें में 5, ऐसे क्रम देते जाने का, उसको बोलते भार। और चौथा कॉलम है वो है भारित लाभ अथवा गुणनफल। तो भारित लाभ का मतलब क्या हुआ, दूसरा कॉलम गुणे तीसरा कॉलम, दूसरा और तीसरा कॉलम, ये रहा दूसरा कॉलम और ये तीसरा, ये दोनों की रकम गुणा कर दो, जो रकम आए उसको यहाँ लिख दो। तो चौथा कॉलम यानी दूसरा और तीसरे कॉलम का गुणाकार, ऐसा समझो तो भी चलेगा आपको। और इस तरह से करके फिर आपको इसमें क्या करना है, भार का टोटल करना है। तो भार का टोटल हमने किया, जैसे 4 वर्ष का मान लो लिया, तो देखो भार का टोटल कितना है, 10, ये कुल भार हो गया। और उसके बाद फिर ये जो गुणनफल आया उसका टोटल करेंगे तो कुल भारित लाभ आ जाएगा। तो ये 2 संख्या आपको कोष्ठक में से निकाल लेना है और फिर सूत्र का उपयोग करना है। अब देखिए सूत्र कैसा है, भारित औसत लाभ बराबर कुल भारित लाभ, कुल भारित लाभ ये टोटल और बटे में कुल भार यानी ये टोटल। तो दोनों टोटल को आपको भाग दे देना है, तो जो रकम आएगी वो भारित औसत लाभ प्राप्त हो जाएगा। और फिर इसमें दूसरा सूत्र आएगा ख्याति। तो ख्याति बराबर हुआ भारित औसत लाभ गुणे खरीदी के वर्षों की संख्या। यहाँ भी खरीदी के वर्ष आपको दिए रहेंगे सवाल में, तो भारित औसत लाभ में गुणा कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। यानी बहुत ही सिंपल है, एक एक स्टेप बढ़ा है खाली, बाकी सवाल जी है। तो अब देखते हैं इसके अंदर एक सवाल ले लेते हैं। तो अपने स्वाध्याय का 6ठा सवाल है बुक का, निम्नलिखित माहिती पर से भारित औसत लाभ की रकम की गणना करना है। इसमें देखिए वर्ष 14, 15, 16, 17 और लाभ देखिए जरा, यहाँ पर लाभ 60,000, 70,000, 90,000, 1,10,000 देख रहे हैं। तो लाभ में सतत वृद्धि हो रही है, कहीं कमी नहीं हो रही है। तो सतत क्रम में लाभ बढ़ता है तो हमको कौन सी पद्धति अपनाना है, भारित औसत पद्धति अपनाना है। और या तो हमको सूचना दी रहती है कौन से पद्धति से लिखना है, तो हम वो पद्धति का उपयोग करेंगे, और नहीं तो हम इस तरह देखेंगे कि लाभ में सतत वृद्धि हो रही है तो हम भारित औसत पद्धति अपनाएंगे। तो चलो कोष्ठक जैसे हमने ऊपर समझाया उस तरह से, पहला कोष्ठक वर्ष, दूसरा कॉलम लाभ, तीसरा कॉलम भार, चौथा कॉलम भारित लाभ। तो अब इसमें वर्ष लिख दिया 14, 15, 16, 17। लाभ हमने ऊपर देखा जो सवाल में दिया है 60, 70, 90, 110, देखो 60,000, 70,000, 90,000, 110। भार दे देंगे, 4 वर्ष है तो क्रम देंगे, पहला क्रम, दूसरा क्रम, तीसरा क्रम और चौथा क्रम। उसके बाद भारित लाभ यानी दूसरा और तीसरा कॉलम गुणा कर दो, 60,000 गुणे 1 60,000, 70,000 गुणे 2 1,40,000, 90,000 गुणे 3 2,70,000, 1,10,000 गुणे 4 4,40,000 हो गया।
ये औसत लाभ भारित लाभ आ गया। अब इनका हम टोटल करेंगे, तो ये टोटल करेंगे तो 9,10,000 हुआ। तो भारित लाभ का टोटल यानी कुल भारित लाभ हुआ 9,10,000। और भार का टोटल करेंगे तो यहाँ पर चारों को टोटल कर देंगे तो कितना आ गया 10। तो इस तरह से ये रकम आई। अब यहाँ आपको ये भी देखना है कि ये सवाल के अंदर क्या पूछा गया, औसत लाभ की गणना कीजिए। आपको ख्याति निकालने को नहीं बोला है, खाली औसत लाभ ही बताना है आपको, भारित औसत लाभ गिनना है बस। तो फिर हम एक सूत्र से काम चला लेंगे। तो देखिए वो सूत्र जो हमने ऊपर देखा, भारित औसत लाभ बराबर भारित लाभ और बटे में कुल भार, यानी कुल भारित लाभ बटे में कुल भार। तो इसमें अपने कुल भारित लाभ कितना आया 9,10,000 और बटे में कुल भार कितना 10। इस तरह से ये कितना हो गया 91,000 आ गया। तो इसलिए उत्तर आ गया भारित औसत लाभ की रकम बराबर रुपया 91,000। तो आपको ये भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं जरा इसमें ख्याति कैसे निकालते हैं। उसी तरह से है, एक स्टेप बढ़ेगा। तो यहाँ पर ख्याति निकालने के लिए ये आपके स्वाध्याय का सवाल नंबर 7वां है। निम्नलिखित मात्रा के आधार पर पेढ़ी की ख्याति की कीमत अंतिम 5 वर्ष के भारित औसत लाभ की 3 वर्ष, देख लीजिए 3 वर्ष की खरीदी के आधार पर निश्चित कीजिए। 5 वर्ष का लाभ दिया है, 3 वर्ष की खरीदी आपको ध्यान में रखना है। तो ये देखना है आपको। यहाँ मैंने सवाल को छोटा किया है, आपको ध्यान रखना सवाल वही है, खाली लिखने का तरीका हमने कम कर दिया है ताकि आपका प्रश्न अच्छी तरह हल हो सके। अब यहाँ पर देखिए वर्ष 13, 14, 15, 16, 17 लाभ देखिए 40,000, 60,000, फिर उसके बाद है 75,000, 90,000, 1,20,000, सतत बढ़ता हुआ लाभ है। देखिए तो कोष्ठक बना लेंगे, पहला कॉलम वर्ष, दूसरा लाभ, तीसरा भार, चौथा भारित लाभ। और इस तरह से पहले वर्ष में 5 वर्ष लिख दिए 13, 14, 15, 16, 17। लाभ को लिख दिए 40,000, 60,000, 75,000, 90,000 और 1,20,000। अब यहाँ 5 वर्ष है तो 5 क्रम देंगे, पहला क्रम, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। भारित लाभ यानी कि कॉलम नंबर 2 गुणे कॉलम नंबर 3। तो 40,000 गुणे 1 40,000, 60,000 गुणे 2 1,20,000, 75,000 गुणे 3 2,25,000, 90,000 गुणे 4 3,60,000, कितना हो गया 6 लाख। और इस तरह से कुल भारित लाभ निकाल लेंगे तो कुल भारित लाभ हुआ 13,45,000 और कुल भार हो गया, जोड़ेंगे इसको 15 हो गया। तब सूत्र ले लेते हैं अपने। सूत्र आपको याद ही होना चाहिए, जबान पर होना चाहिए, और ये बार बार सवाल करेंगे आप प्रैक्टिस तो आपको ध्यान में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर भारित औसत लाभ बराबर कुल भारित लाभ बटे कुल भार। तो कुल भारित लाभ कितना आया 13,45,000 आया और बटे में कुल भार कितना आया 15। इसको हमने भाग दिया कैलकुलेटर से तो रकम पॉइंट में आया। ध्यान दो, रकम पॉइंट में आप लिख सकते हो और अथवा तो राउंड फिगर करके आप लिख सकते हो। तो जैसे हमने यहाँ पॉइंट में दर्शा दिया है 89,667 रुपया 67 पैसा, ऐसा हमने दर्शा दिया, 0.67 कर दिया, लास्ट में 7 कर दिया। अथवा आप यहाँ ऐसा कर सकते थे 89,667, वो भी राइट है आपका है। तो आप पॉइंट में दर्शाओ या राउंड फिगर में दर्शाओ, दोनों आपके सही हैं। फिर उसके बाद एक ख्याति का सूत्र देखो, भारित औसत लाभ बराबर खरीदी, भारित औसत लाभ ख्याति बराबर भारित औसत लाभ गुणे खरीदी के वर्ष। तो भारित औसत लाभ ये आया 89,666.67 और खरीदी के वर्ष हमने सवाल में देखा था 3, तो गुणे 3 हो गया और इसको गुणा किया तो आया इसमें 2,69,000 और 0.01, इस तरह से गुणा करके आया। तो इसको हम राउंड फिगर में कर दिए, यानी 0 है तो उसको निकाल देने का पॉइंट, राउंड फिगर हो जाएगा। तो 2,69,000 ख्याति की कीमत आई। तो इस तरह से आप देखिए यहाँ पर भारित औसत की पद्धति से आपको ये। तो इस वीडियो में हम 2 प्रकार के यानी सरल औसत पद्धति और भारित औसत पद्धति से हमने सवाल की गणना किया। अब हम अगले वीडियो में अधिक लाभ की पद्धति और पूंजीकृत की पद्धति, लाभ की पद्धति, इस तरह उसका हम चर्चा करेंगे और इस तरह से 2 पार्ट में इसको हम कंप्लीट करेंगे। और इसके पहले आपको ये थियरी और ये दोनों पद्धतियाँ अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। इसमें थियरी भी आ गई आपकी और छोटे सवाल भी आ गए। धन्यवाद।